नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत खड़ी बोली का गद्य और संघर्ष की कहानी कि किस प्रकार खड़ी बोली का गद्य आरंभ हुआ और खड़ी बोली संघर्ष करते करते आगे बढ़ी। चलिए शुरू करते हैं। खड़ी बोली का गद्य, संघर्ष की कहानी। इसमें हम आगे अध्ययन कर चुके हैं। इस देश की प्रांतीय भाषा को पहला धक्का लगा, जिसका कारण नवीन शिक्षा का प्रादुर्भाव था। कंपनी सरकार ने सन 1813 में एक एक्ट बनाकर संस्कृत फारसी की शिक्षा को प्रोत्साहित किया। कि संस्कृत फारसी की जो एक एक्ट बनाया, उन्होंने क्या किया कि संस्कृत और फारसी शिक्षा को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। राजा राम मोहन राय इसके विरुद्ध थे। वे आधुनिकता ले आने के लिए पश्चिमी ढंग से शिक्षा की आवश्यकता समझते थे। वह कहते थे कि अगर आधुनिकता आएगी तो पश्चिमी ढंग से ही आएगी। अगर हमारे देश के बच्चे अगर अध्ययन करेंगे अंग्रेजी शिक्षा का, तभी वह आगे जाकर विश्व में आधुनिकता की ओर बढ़ेंगे और अपना नाम रोशन करेंगे। राजा साहब ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए डेविड हेयर की सहायता से एक स्कूल की स्थापना की। सन 1830 में अलेक्जेंडर डफ ने उच्च शिक्षा के निमित्त एक कॉलेज खोला। सन 1834 में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में कंपनी के डायरेक्टरों के पास जो परामर्श भेजा, उसका परिणाम यह हुआ कि कंपनी ने शिक्षा संबंधी पूर्व निश्चित नीति में मौलिक परिवर्तन स्वीकार कर लिया। मैकाले ने सोचा था कि इस शिक्षा से प्रशासकीय कार्य के लिए क्लर्क तो मिलेंगे ही, कालांतर में भारतीय शिक्षित वर्ग अंग्रेजों की तरह सोचने विचारने लगेगा। यानी जो वर्ग शिक्षित हो जाएगा वह आधुनिकता की ओर अंग्रेजों की तरह उसकी सोचने विचारने की शक्ति भी बढ़ जाएगी, पर हुआ वैसा नहीं। और अंग्रेजी राज्य की नींव सर्वदा के लिए दृढ़ हो जाएगी। यानी शिक्षा, अगर अंग्रेजी शिक्षा दी जाएगी वहाँ के बच्चों को, तो उनका सोचने विचारने की शक्ति भी दृढ़ हो जाएगी और वह एक नींव मजबूत हो जाएगी। मैकाले का सोचना आंशिक रूप में सच निकला, पर राजा राम मोहन राय अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुए। राष्ट्रीयता के उदय में अंग्रेजी शिक्षा का योग कम महत्वपूर्ण नहीं रहा, किंतु इससे संस्कृत फारसी की शिक्षा को धक्का लगा। देशी भाषाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया। यानी संस्कृत फारसी और खड़ी बोली जो अध्ययन कर रहे थे वह नहीं कर रहे और थोड़ा अंग्रेजी शिक्षा की ओर उनका रुझान अधिक रहा। सन 1835 में कंपनी सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का प्रस्ताव स्वीकार किया, पर अदालती भाषा के संबंध में 1836 में जो इश्तहारनामा निकला, उसमें अदालतों में देशी भाषा के प्रयोग का निर्देश दिया गया। अभी तक हिंदी प्रदेशों की अदालती भाषा फारसी ही थी, पर जनता की सुविधा तथा अंग्रेजी शासन को दृढ़ बनाने की दृष्टि से अदालतों की भाषा देसी कर दी गई। पचहा के सदर बोर्ड के साहबों ने यह ध्यान किया है, एक मतलब किस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ है, एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि कचहरी के सब काम फारसी जबान में लिखा पढ़ा होने के कारण सब लोगों को बहुत हर्ज पड़ता है। जब कोई अपनी अर्जी अपनी भाषा में लिखकर सरकार में दाखिल करने पावे तो बड़ी बात होगी। यानी अपनी जो समस्या है, अपनी जो परेशानियां हैं व्यक्ति की, जो अपनी एप्लीकेशन देगा तो वो अपनी ही भाषा में लिख पावे, यह बहुत बड़ी बात होगी। इसीलिए हुक्म दिया गया कि सन 1844 की कुंवर बदी प्रथम से जिसका जो मामला सदर बोर्ड में हो, सो अपना अपना सवाल हिंदी की बोली में, यानी जो एक 1844 में दिया गया कि जिसका जो सवाल हो वो हिंदी की बोली में और फारसी और नागरी के अक्षरन में, मतलब फारसी और नागरी के अक्षरों में वो लिखी होनी चाहिए। लिखने के दाखिल करें कि डाक पर भेजे और सवाल जौन अक्षरन में लिखा हो तौने अक्षरन में हिंदी बोली के उस पर हुक्म लिखा जाएगा। यानी सवाल जो जिस अक्षर में लिखा होगा उसके ऊपर हिंदी बोली में लिखा जाएगा उसका हुक्म। मिति सन 29 जुलाई 18
ईस्वी, यानी ये समय है इसका, 1836 में किस प्रकार की बोली थी। पर संप्रदायवादियों ने इस व्यवस्था का घोर विरोध किया। कहना न होगा कि इसकी भूमिका जॉन गिलक्राइस्ट ने फोर्ट विलियम कॉलेज में ही बांधी थी। हम इससे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना और फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद जो वहाँ के जॉन गिलक्राइस्ट थे, जो प्रधानाध्यापक थे वहाँ के, उन्होंने इसको भूमिका बांधी। हिंदी उर्दू को अलग अलग करके इस्तेहार के साल भर बाद सन 1837 ईस्वी में हिंदी के स्थान पर उर्दू अदालतों की भाषा घोषित कर दी गई। 1836 के ईस्वी में हिंदी के स्थान पर 37 में एक साल बाद उर्दू भाषा घोषित की गई। यूँ सन 1803 में ही कंपनी ने तमासी आदमी के बुझने के वास्ते नागरी भाषा और अक्षर में इस्तेहार जारी करने की आज्ञा निकाल दी थी। स्पष्ट है कि नागरी भाषा और अक्षर तमामी आदमी जन साधारण की भाषा थी। उस समय क्या था, नागरी यानी हिंदी भाषा थी, और जो वहाँ के जो उर्दू जानते थे वो सब जन साधारण मनुष्यों की वो भाषा थी। लेकिन सरकार जानबूझकर उसकी अवहेलना कर रही थी। वो उस भाषा को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, इसलिए उसकी अवहेलना की जा रही थी। आगे देखिए, पर सन 1836 के बाद प्रभु वर्ग अधिक चतुर हो गया और नई अदालती भाषा के आधार पर हमारी एकता पर गहरा प्रहार किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में गार्षद तासी ने भी फ्रांस में बैठे बैठे इस झगड़े में योग किया। यानी गार्षद तासी कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के। ये प्रश्न भी बहुत बार आया है परीक्षाओं में। बाबू शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इस कूटनीतिक कार्यवाही को समझा और उन्होंने स्पष्ट कहा है, क्या कहा है, कि दिल्ली के मुसलमान बादशाहों ने भाषा के संबंध में जो कुछ सोचा भी नहीं था, वह अंग्रेजी सरकार अंग्रेजी के साथ साथ फारसी लिपि में उर्दू को, जो एक दूसरी विदेशी भाषा है, लाद रही है। हिंदी को अन्य भाषाओं, हिंदी की जो भाषा है बंगला, मराठी, गुजराती से अलग करके उसका विकास को बाधित किया जा रहा है। मेरी प्रार्थना है कि फारसी अक्षरों को हटाकर उसके स्थान पर हिंदी को जारी करना चाहिए। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि ये होना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने भेदभाव का विरोध करते हुए अतिवादी पंडितों और मुल्लाओं के संबंध में लिखा है। क्या लिखा है? गर्ज मौलवी और पंडित दोनों की यही बड़ी भूल है कि तो सिवाय फेल और हरफों के बाकी सब अल्फाज सही पाणिनि की टकसाल के खुरखुरे संस्कृत गोया। यह हजारों वर्ष में हम ही लोग हजारों हालतों के बाहस हजारों तब्दुल व तईगत अपनी जवान में करते चले आए। यानी अपनी ही जवान में इतने सालों बाद भी अपनी भाषा में ही अपने हालातों को, अपनी सारी परिस्थितियों को उसी में ही व्यक्त करते आए हैं। हम वही करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कहा है कि हमें भाषा में आम, फहम और ख़ास पसंद शब्दों का चुनाव करना चाहिए। यानी हमें भाषा में क्या करना चाहिए? विशेष प्रकार की शब्द या उसकी भाषा अच्छी हो, उस तरह के शब्दों का चुनाव करना चाहिए। अब खड़ी बोली हिंदी को दो प्रकार के अवरोधों का सामना करना पड़ा। यानी खड़ी बोली के विकास के बारे में हम पढ़ रहे थे। एक तो शासक वर्ग ने उसकी उपेक्षा ही नहीं की, उसका विरोध करना आरंभ किया। दूसरे, उर्दू को राजस्व मिलने से उसे एक समानांतर भाषा का सामना करना पड़ा। यानी उर्दू को उसके बराबर की भाषा मान लिया गया खड़ी बोली के, तो उसे उस भाषा का भी सामना करना पड़ा। मराठी, बंगला, गुजराती आदि भाषाओं को इस तरह के विरोधों से गुजरने की स्थिति ही नहीं आई, क्योंकि यह हिंदी की उपभाषाएं थी, यहाँ की वो थी। पर जन भाषा को सरकारी स्तर पर कुछ काल तक उपेक्षित भले ही कर लिया जाए, पर सर्वदा उसे दबाया नहीं जा सकता। धीरे धीरे इसने अपने को ही अपनी आंतरिक शक्ति के आधार पर सर्वत्र प्रतिष्ठित कर दिया। पर हिंदी उर्दू के जो कृत्रिम झगड़ा अंग्रेजों और संप्रदायवादियों की कृपा से उठाया गया, वह देश के दो खंड हो जाने के बाद ही समाप्त हुआ। यानी भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, उसके बाद क्या हुआ, जो उर्दू बोलने वाले थे वह अधिकतर पाकिस्तान में ही चले गए और जो हिंदी खड़ी बोली का जो समर्थन करते थे वह भारत में। तो इस प्रकार इसका विवाद धीरे धीरे ही समाप्त हुआ।
जैसा पहले कहा जा चुका है कि राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद 1823 से 1895 ईस्वी जनता के हित को देखते हुए सरकार की भाषा विषयक नीति को बदलने की चेष्टा कर रहे थे। वे आम फहम भाषा तथा नागरी लिपि के पक्ष में थे, यानी हिंदी देवनागरी लिपि की भाषा है, उसी को वह सब पक्ष में थे, उसी को बुलवाना चाहते थे। पीछे कहा जा चुका है कि फारसी लिपि में लिखी उर्दू को अरबी फारसी बहुल उर्दू को वो विदेशी भाषा मानते थे। कौन? राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद। परंपरा से विकसित हिंदी में उन्होंने कई पुस्तकें और निबंध आदि लिखी, जैसे मानव धर्म सार, यह राजर्षि प्रसाद सितारे की हिंद के निबंध हैं। योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक, उपनिषद सार, भूगोल हस्तामलक, वामान रंजन, राजा भोज का सपना आदि। इसके बाद में चलकर उनकी भाषा अरबी फारसी बहुल हो गई। यद्यपि इसके लिए उन्होंने नागरी लिपि का ही व्यवहार किया, पर उनकी अपनी सीमाएं थीं। शिक्षा विभाग की नौकरी, वह शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर थे, ये भी याद रखना है। नौकरी करते हुए अंग्रेजों की निर्धारित नीति के सर्वदा विरुद्ध जाना कैसे संभव था? फिर भी उन्होंने जो कुछ किया वह बहुत था। यानी अंग्रेजी के विभाग में शिक्षा में इंस्पेक्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने अंग्रेजों की ही नौकरी करते थे, पर उनके विरुद्ध जाना, अंग्रेज तो चाहते थे कि अंग्रेजी ही शिक्षा का प्रादुर्भाव हो, अंग्रेजी शिक्षा बढ़े, फिर भी उन्होंने हिंदी का ही समर्थन किया। फिर भी उन्होंने बहुत कुछ किया। राजा साहब की इस नीति से चिढ़कर हेनरी पिंकार्ड ने भारतेंदु बाबू के नाम एक पत्र लिखा था। 20 वर्ष हुए उसने सोचा कि अंग्रेजी साहबों की कैसी कैसी बातें अच्छी लगती हैं, उन बातों का प्रचलन करना परम चतुर लोगों का धर्म है। इसीलिए बड़े चाव से उसने अपनी हिंदी भाषा को भी बिना लाज छोड़कर उर्दू को प्रचलित करने में बहुत उद्योग किया। हेनरी पिंकार्ड के इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह पत्र 1 जनवरी 1884 ईस्वी को लिखा गया। इसके 2 वर्ष पहले ही 1882 के एजुकेशन कमीशन के सामने अपने विचार प्रकट करते हुए उन्होंने नागरी लिपि का प्रबल समर्थन किया था। उनका कहना था कि नागरी लिपि के प्रचार होने पर मैं शिक्षा संस्थाओं में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और अवध, बंगाल से अधिक इस वृद्धावस्था में अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार हूँ। यह राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद ने किया। यह अवश्य है कि वे उर्दू के विरोधी नहीं थे। कौन? राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद। हाँ, फारसी लिपि और विदेशी शब्दावली को स्वीकार करने के लिए वे भी कभी प्रस्तुत न हुए। आज पुनर्विचार करने पर राजा साहब की नीति अधिक साधु और विवेकपूर्ण प्रतीत होती हैं। केवल इतिहास, तिमिरनाशक और बनारस अखबार की भाषा के आधार पर जो फारसी अरबी प्रधान हैं, उनकी कीर्ति पर धूल नहीं डाली जा सकती। प्रेमघन राजा साहब की शैली के प्रशंसक थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेमघन से सहमत थे। राजा रामविलास शर्मा का तो यहाँ तक कहना है कि सन 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में नहीं ढली। ये बाबू हरिश्चंद्र ने कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली, पर उन्होंने कहा, किसने? रामविलास शर्मा ने, कि हिंदी नई चाल में नहीं ढली। यह कार्य इससे बहुत पहले संपन्न हो चुका था। 1875 के आसपास राजर्षि प्रसाद जैसी हिंदी लिख रहे थे, उसी को भारतेंदु ने अपनाया था। इतिहास, तिमिरनाशक और बनारस अखबार में राजर्षि प्रसाद जिस भाषा अरबी फारसी बहुल भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उसकी प्रतिक्रिया राजा लक्ष्मण सिंह 1826 से 1896 पर हुई। राजर्षि प्रसाद की भांति भी उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, फारसी का अच्छा ज्ञान था। वे भी 20 वर्ष तक सरकारी सेवा में रहे। राजा की उपाधि उन्हें भी अंग्रेजी सरकार से प्राप्त हुई, किंतु हिंदी के संबंध में उन्होंने राजर्षि प्रसाद का ठीक विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। वे शुद्ध हिंदी के पक्षपाती थे। उन्होंने 1862 में अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी का अनुवाद विशुद्ध हिंदी में किया। मेघदूत और रघुवंशम के अनुवाद भी उन्होंने किए। भाषा के संबंध में उनकी नीति बिल्कुल अलग थी। हमारे मत में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बहुत कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं।
हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमानों और पारसी पढ़े हुए हिंदियों की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी फारसी के। रघुवंशम का प्राकथन है ये, और ये किसने कहा है? राजा शिव प्रसाद, है ना, तो ये याद रखना है ये। लेकिन हुम साहब के साथ एक्ट नंबर 10 का उल्था करते समय उन्होंने यह अनुभव किया कि जनता में विदेशी भाषा के बहुत से शब्द प्रचलित हैं। इसके आधार पर उन्हें अदालत, गवाह आदि शब्दों को ग्रहण करना पड़ा। ये उर्दू भाषा के शब्द हैं। इससे दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो यह कि इस समय तक हिंदी उर्दू अलग अलग भाषाएं हो गई थीं। दूसरी यह कि ऐसा होने पर भी अलगोजा इस सीमा तक नहीं पहुंचा था, अलगोजा अलग होना, कि जनता में प्रचलित विदेशी शब्दों की एक बारगी बहिष्कार कर दिया जाए। सरकारी नीति की चिंता न करते हुए लोग हिंदी के विकास में लगे हुए थे। अनुवाद, पाठ्यग्रंथ तथा स्वतंत्र पुस्तक लेखन के साथ साथ समाचार पत्र भी निकलने लगे। उदंत मार्टन 1826 से 28 ईस्वी, समाचार सुधा वर्षन 1854 आदि से भाषा में निखार आने लगा और लोगों में भाषा की ओर झुकाव भी हुआ। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। 1875 में स्वामी दयानंद ने सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। और उदंत मार्टन का समय ये है, समाचार सुधार वर्षन, है ना, किस समय हुए। वेदों को अपौरुषेयता में विश्वास करते हुए भी हिंदू समाज ने हिंदू धर्म की सनातनी रूढ़ियों को प्रबल धक्का दिया। समाज के प्रचारकों ने देश में धर्म के माध्यम से जिस राजनीतिक सांस्कृतिक चेतना को प्रभावित किया, समस्त उत्तर भारत पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ा। धार्मिक आंदोलनों में आर्य समाज ही सरकार का कोभाजन हुआ। स्वामी जी गुजराती थे, लेकिन उन्होंने देश की सर्वाधिक प्रचलित और व्यापक भाषा को अपने धर्म प्रचार का माध्यम बनाया। स्वामी जी ने इस प्रचार के कारण हिंदी की अभिव्यंजना शक्ति बढ़ी और उसके माध्यम से लोग अपने तर्कपूर्ण विचारों को व्यक्त करने लगे। यानी हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ और हिंदी को लोग समझने लगे, अपने विचार भी उसमें व्यक्त करने लगे। पंजाब में प्रचलित उर्दू को इससे गहरा धक्का लगा। यानी पंजाब में लोग चाहते तो उसमें पंजाबी बोल सकते थे, तो वहाँ पर क्या था, जो लोग उर्दू भाषा का प्रयोग कर रहे थे, तो इससे उन्हें काफ़ी परेशानी महसूस हुई। आर्य समाज के पहले ही नवीन चंद्र राय ने पंजाब में हिंदी के माध्यम से ब्रह्म धर्म का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने फारसी अरबी मिश्रित उर्दू का घोर विरोध किया। उर्दू पर उस समय तक मजहबी रंग हद तक चढ़ चुका था कि राय को कहना पड़ा, उर्दू के प्रचलित होने से देशवासियों को कोई लाभ न होगा, क्योंकि वह भाषा खास मुसलमानों की है। यानी उनको कहना ही पड़ा। लोग समझ नहीं रहे थे उस चीज़ को कि हमें कौन सी भाषा का प्रयोग करना है, पर उन्होंने बाद में सबको स्पष्ट रूप से कहा कि जो उर्दू भाषा है वो खास मुसलमानों की है और हिंदी भाषा हिंदुस्तान की हिंदी लोगों की है। सन 1867 में उन्होंने हिंदी में ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका भी निकाली। किसने? नवीन चंद्र राय ने। इन्हीं दिनों श्रद्धाराम फिल्लौरी अपने प्रवचनों से सनातन धर्म के प्रचार के साथ हिंदी का प्रसार कर रहे थे। बाद में चलकर उन्होंने आर्य समाज का विरोध किया। वे बहुत ठोस संस्कृत निष्ठ हिंदी लिखते थे। यह ग्रंथ सत्यामृत प्रवाह से स्पष्ट हो। ये इनका ग्रंथ है, श्रद्धाराम फिल्लौरी का, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। सन 1873 में उन्होंने भाग्यवती उपन्यास भी लिखा। इन धार्मिक आंदोलनों के फलस्वरूप हिंदी का आशातीत प्रसार हुआ। कठिन से कठिन विषयों का विवेचन सरल भाषा में होने लगा। कहना न होगा कि हिंदी गद्य के निर्माण में मुख्यतः दो शक्तियों ने सहायता पहुंचाई। पहली शक्ति तत्कालीन ऐतिहासिक आवश्यकता है, जो आधुनिकता के कारण प्रस्तुत हुई, यानी उसका विकास हुआ, और दूसरी विविध प्रकार के धार्मिक आंदोलनों के रूप में प्रकट हुई। सौदागरों और व्यवसायियों के आगमन से उनके पारस्परिक विचार विनिमय ने इस भाषा का जो बोलचाल में प्रयुक्त हो रही थी, अपने आप विकास हुआ। धार्मिक आंदोलनकर्ताओं ने, ईसाई मिशनों ने पहले
पहली देशी बोली की पहचान की और बाद में धर्माचार्य हिंदी को उन्होंने अपनाया। गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब आदि प्रांतों का भेद मन में न लाते हुए विभिन्न प्रांतों में धार्मिक आंदोलनकर्ताओं ने हिंदी को स्वेच्छा से अपनाया, यानी हिंदी का धीरे धीरे प्रचार प्रसार होने लगा। यानी जो गुजरात में पहले गुजराती बोलते थे, महाराष्ट्र यानी अलग जो भाषाएं थी वहाँ की, वो धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, हिंदी को अच्छे से अपना लिया। इस तरह एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीयता के प्रादुर्भाव के साथ साथ हिंदी आरंभ में ही अंतर प्रांतीय विचार विनिमय की भाषा बनकर प्रांत यानी आज जो भारत देश के अंदर जो बहुत से प्रांत हैं उन देशों की आचार विचार विनिमय की भाषा बन गई। पर भारतेंदु के उदय के पूर्व हिंदी गद्य व्यवस्थित न हो सका। नाना प्रकार के धार्मिक ग्रंथों, उपदेशों, खंडन मंडन, पूर्ण परिपत्रों, पाठ्य ग्रंथों आदि को सही अर्थ में साहित्य के अंतर्गत ग्रहण नहीं किया जा सकता था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाएं भी इस कोटि में नहीं आ सकती, क्योंकि वे कभी साफ सुथरी हिंदी गद्य लिखते तो कभी अरबी फारसी मिश्रित गद्य। राजा भोज का सपना निबंध के इनका राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी का प्रमुख है। निबंध राजा भोज का सपना उन्हें साहित्यिक श्रेणी में रखा जा सकता है। वह निबंध मौलिक न होकर मिस C.M. टक्कर के एक निबंध का अनुवाद है। राजा भोज का सपना पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखा है। राजा भोज का सपना, राजा's ड्रीम बाई मिस C.M.C. टक्कर, ट्रांसलेटेड बाय राजा शिव प्रसाद C.S.I. फॉर H.C. टक्कर स्क्वायर B.C.S. यह अनुवाद है टकसाली हिंदी में। अंतर्गोत्वा शताब्दियों से विकसित होती हुई हिंदी समय की आवश्यकताओं के अनुरूप अनेक विरोधी परिस्थितियों से गुजरती हुई एक शैली का निर्माण करने लगी, पर अभी तक ब्रजभाषा, अवधी, पंडिताओपन, पंजाबी, गुजराती आदि के प्रभाव से वह अपने को सर्वथा मुक्त नहीं कर पाई थी। इसीलिए उसमें एक सर्वमान्य गद्य शैली की परंपरा नहीं दिख पड़ी, जो आगे चलकर भारतेंदु तथा उनके सहयोगियों द्वारा निर्मित हुई। लेकिन भारतेंदु मंडल के लिए भूमि निर्माण का कार्य इसी समय हुआ, यानी एक जमीन तैयार हो गई हिंदी लिखने पढ़ने वालों के लिए। जो भारतेंदु मंडल के जो सदस्य आए उन और भारतेंदु जी आए तो उन्होंने ऐसा उसमें अपने निबंध और अपनी रचनाएं लिखी। इसका ऐतिहासिक महत्व कम नहीं आंका जा सकता। तो आज के सत्र में इतना ही। आज जो हिंदी गद्य का विकास था उसके संघर्ष की क्या कहानी थी, कभी किसी ने हिंदी को अपनाया कभी नहीं अपनाया, और धीरे धीरे हिंदी का विकास किस प्रकार हुआ, तो इन सभी तथ्यों को आज हमने अध्ययन किया। आगे इससे आगे कल के सत्र में अध्ययन करेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।